में शपथ ग्रहण की तो तस्वीरें हैं, लेकिन बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की भी तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभालने वाले हैं, लेकिन उनके साथ देखिए मनोहर लाल खट्टर भी साथ में नजर आ रहे हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बागडोर संभालने वाले ललन सिंह से मुलाकात करते हुए। और 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस वक्त उस मंच पर हैं। योगी आदित्यनाथ से अनामिका मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ जो पहली पंक्ति में नेता हैं, और मुझे लगता है जितने भी नेता हैं, उन्हें देखने के लिए ये एक तस्वीर आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन भी इसे मान लीजिए। जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब पहली पंक्ति में बैठे हुए नेता हैं, दिग्गज हैं बीजेपी के। और ये एक तरह से दिखाने की भी कोशिश कि यहां बीजेपी एकजुट होकर आगे भी चुनावों में जाएगी, क्योंकि याद रखिए कि महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए और उसी के साथ साथ यूपी के उपचुनावों के लिए भी बिगुल बज चुका है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हरियाणा से आते हुए शपथ ग्रहण समारोह की। और ये तस्वीरें जो है बताने के लिए काफी कि किस तरीके से यहाँ पे एनडीए की ओर से एकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, लेकिन उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं जिन राज्यों में अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। लिहाजा उन राज्यों में एक नया टोन सेट करने के लिए, एक संदेश देने के लिए, वोटर्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो आज का सुपर शो है, आज का जो सुपर शो है वो काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी का पहले पायदान में बैठना सुचरिता वो मैसेज देता है कि जब हरियाणा के चुनाव की जो लहर थी वो यहां से बदलने का प्रयास किया योगी की ओर से अपने एक बयान के जरिए। वो जो हारी हुई एक बाजी पलटी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सोचा था हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। जो मंच पर बहुत से चेहरे बैठे हैं, उनको ये श्रेय भी जाता है कैसे हारी हुई इस बाजी को जीत में पलटा है। और इसीलिए आज उस मंच पर, क्योंकि इनमें से बहुत से नेता, योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में प्रचार किया, आप जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने वहां प्रचार किया। और ये कहा जाता है कि आखिरी दम तक, जब तक आखिरी वोटिंग नहीं हो जाती है, बीजेपी उस चुनाव को अपने पक्ष में मानकर चलती है। तो ये जो एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, ये हरियाणा से लेकर अब महाराष्ट्र में भी जाएगी, झारखंड में भी जाएगी और यूपी के उपचुनावों तक भी जाएगी। हर्ष दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चंद्र प्रकाश जी को भी देख सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी, पहले आपके पास आते हुए, ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ आज शपथ ग्रहण की नहीं है, इसके मायने हरियाणा से बाहर तक जाएंगे, महाराष्ट्र तक, झारखंड तक, यूपी के बायपोल्स तक। उससे उसका प्रयास भी है, उसका प्रयास भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नेताओं को अग्रिम पंक्ति में बिठाया गया है, और जिस तरीके के पूरे समीकरण, पूरे एनडीए को एकजुट दिखाने की जो प्रयास है, वो यही बताता है कि एक संदेश देना चाहते हैं। एक जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव को कांग्रेस के पाले से छीन लिया, अब उस वैसी ही पारी आगे बनाए रखना चाहता है एनडीए और भाजपा, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है इस शपथ ग्रहण से। लेकिन चंद्रमोहन जी, सवाल यहां पर यह भी है कि हरियाणा, जिसको हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील किया गया नायब सिंह सैनी की ओर से सरकार की योजनाओं के जरिए, या यूं कहे तो एक तरीके से जनता ने भी मुहर लगाई उन योजनाओं पर और सरकार के कामकाज पर, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस बार हम ये देख रहे हैं पहली बार कि बहुत सारे वर्तमान जो मंत्री थे उनके टिकट काट दिए गए परफॉर्मेंस के आधार पर। नए चेहरे और नई तस्वीर दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। नए चेहरों को जो मौका देने की बात यहाँ निकल के सामने आ रही है, हालांकि कुर्सियां बहुत सारी लग गई हैं, कि लग रहा है जैसे कि 10 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। तो नामों को लेकर आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको लेकर लगभग तय मान लिया जाए मंत्री के लिए? देखिए, कुछ नाम तो बड़े ओबियस है, आपने मुझसे ही पूछा है ना। जी जी जी। कुछ नाम तो बड़े स्वाभाविक हैं, जिसमें अनिल विज का तो नाम आ ही रहा है। कुछ समीकरण बिठाने, जैसे कि देखिए, सरकार के साथ जो अभी बनने के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है, चुनौती कहें या फिर एक तरह की उसके सामने एक परिस्थिति कहें, कि उसको ये दिखाना है कि ये पूरे समाज की सरकार है, पूरे हिंदू समाज की, पूरे किसी जाति विशेष की नहीं, किसी समीकरण की नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें एक जातीय संतुलन को तो बिठाएंगे ही बिठाएंगे। जो दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ा वो है कि एक बनाया गया कि नहीं, एक किसान, पहलवान और जवान जैसा करके एक, मतलब स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये एक दिखाने का प्रयास था कि जाट जो है इस सरकार के विरोधी हैं।
अब जाट कितने विरोधी हैं नहीं हैं किस तरीके की ये बहुमत नहीं मिलता अगर जाटों ने वोट नहीं दिया होता। ऐसा तो है नहीं कि भाई जाटों ने वोट नहीं दिया और जाटों ने बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से हराया जिस तरीके से हम किसी मुस्लिम वोट बैंक को देखते हैं। तो जाटों ने इसको निश्चित रूप से वोट दिए हैं। तो उस समीकरण को उनको बिठाना होगा, बाकी अभी आगे स्पष्ट रूप से सामने आएगा। हालांकि कुछ जगहों पे मैं देख रहा था कि मंत्रिमंडल की तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। श्रुति चौधरी का भी नाम है और भी कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, आपके यहाँ भी चल ही रहा होगा। बिल्कुल चंद्रप्रकाश जी, जो जैसा हम कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो नाम इस वक्त चल रहे हैं उनमें आपने जैसा कहा अनिल विज का नाम, वो तो अपना नाम मुख्यमंत्री के लिए भी दावेदारी में पेश कर चुके थे। अनिल विज बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका मंत्रिमंडल में होना स्वाभाविक है। इसके साथ कृष्णलाल पवार, राव नरवीर, महिपाल ढांढा। आप जैसा कह रहे हैं कास्ट बैलेंस बनाने की कोशिश है, क्योंकि बार बार हरियाणा के लिए संदेश दिया गया कि जाट और नॉन जाट ने मिलकर यह सरकार बनाई है और इसीलिए यह संदेश और ओबीसी ये सब मिलकर सरकार बनाई। चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं मंच पर। अब आप एक बार जरा तस्वीर को भी समझ लीजिए। राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन गडकरी बैठे हुए। इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि जिनका शपथ ग्रहण होना है और जिन्होंने इस पूरे हरियाणा के चुनावी रणनीति को सेट किया, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, सब मंच पर पहुंच गए हैं। अब सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो मंच पर आएंगे और ये शपथ ग्रहण का समारोह शुरू होगा। हरियाणा से जैसा हमने कहा कि एक दूरगामी संदेश देने की कोशिश है। जिन राज्यों में, और चंद्रप्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव है उनके नेता पहली पंक्ति में भी बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अब ये चुनावी प्रक्रिया और ये रणनीति दूसरे राज्यों में भी जाएगी। हर्ष दहिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हर्ष दहिया जी, जरा बताइए, आप नायब सैनी की इस शपथ ग्रहण समारोह को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं है, बीजेपी के लिए इस लोकसभा चुनाव के बाद ये एक ऐसा जुटान है, एक ऐसा मौका है जब वो दिखाना चाह रही है कि उसके पास बड़े बड़े चेहरे भी हैं और उसकी शक्ति भी कम नहीं हुई है। देखिए, अगर हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए तो मैं कहूंगा कि एक फुल टॉस बॉल आई थी बीजेपी के पास जिस पे उन्होंने छक्का मारा है, जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और ये बीजेपी की संगठन की कुशलता को दर्शाता है। जैसे कि चंद्रप्रकाश भाई साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने काफ़ी ट्राई किया कि हरियाणा के इलेक्शन को जाट वर्सेस नॉन जाट का बनाया जाए और जाट और दलित वोट को अपनी तरफ कंसोलिडेट कर लिया जाए। बट ये बीजेपी के कुशल नेतृत्व और कुशल संगठन को दर्शाता है कि जिस तरीके से उन्होंने सर्व समाज को साथ लेके जो हरियाणा में जीत दर्ज कराई। आप देखेंगे कि जैसे कि भाई साहब ने भी वो बात कही थी कि हरियाणा में जाट ने भी, जो मेरा आकलन है, जो मैंने डेटा स्टडी किया है, ये है कि 35-40% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया है। सोनीपत जैसी जगह पे आप देखिए कि कांग्रेस सिर्फ एक सीट निकाल पाई, एक निर्दलीय निकाल पाया, जो कि बीजेपी के काफी करीबी रहे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। देवेंद्र कादियान जो गन्नौर से थे, और सोनीपत जैसी जाट बहुल इलाके में बाकी सारी सीटें बीजेपी को गई हैं और बहुत ही कंफर्टेबल जीत बीजेपी ने वहां पे दर्ज करवाई है। तो जो कांग्रेस का पूरा एक तरीके से षड्यंत्र चला, जिसमें उन्होंने जाट नॉन जाट करने की कोशिश करी और दलितों को अपनी तरफ कंसोलिडेट करने का प्रयास किया, वो चल नहीं पाया। और जहाँ की अभी बीच में एक तस्वीर भी आ रही थी जिसमें हम कुछ लोगों को देख पा रहे थे स्टेज पे, जिसमें महिपाल ढांढा थे, विपुल गोयल थे, राव नरबीर सिंह थे, अनिल विज थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इनका नाम फाइनल हो चुका है और बाकायदा सारे समाज को प्रतिनिधित्व